हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में कैसे होता है उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस और फिर ये इंसेक्ट में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। वो चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं। आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो होता क्या है कि स्पर्म है और एग है, इनके फ्यूजन के बाद यानी इनका फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। और एम्ब्रियो से फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से एक जो इनिशियल फॉर्म वाला स्ट्रक्चर होता है वो एक कंप्लीट अडल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्म लेता है, उसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी यंग वन को यानी उसके इनिशियल फॉर्म को कन्वर्ट करता है उसके फाइनल फॉर्म यानी अडल्ट फॉर्म में। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंसेक्ट में एक एग्जांपल दूं, तो इंसेक्ट में बटरफ्लाई एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है क्योंकि जब वो इनिशियली होता है तो वो लार्वल स्टेज में होता है जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है। वो इस स्टेज में रहता है। इस स्टेज से वो क्या है, अडल्ट में कन्वर्ट होता है। यानी जब वो अडल्ट बनेगा तो एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई का फॉर्म ले लेगा। ठीक है। तो ये जो है कि लार्वल स्टेज से अडल्ट स्टेज बनने तक का जो सफर है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। और वो चेंजेस फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। उन्हीं चेंजेस को, उन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में होता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उन्हीं चेंजेस के रिजल्ट में हमें एक लार्वल यानी कैटरपिलर जो है एक अडल्ट के रूप में पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। तो अब ये चेंजेस क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वल या फिर जुविनाइल फॉर्म का। जुविनाइल फॉर्म क्या होता है, वो इनिशियल फेज या यंग फेज, इनिशियल फेज जो कि अडल्ट में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जाता है। तो इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, लार्वल स्ट्रक्चर का रीजनरेशन होता है, डी डी जनरेशन होता है। देखो, जब लार्वल स्टेज से हमें अडल्ट में बनाना है तो वो वैसे स्ट्रक्चर बनने चाहिए जो कि अडल्ट को बनाएंगे। तो अगर जब अडल्ट बनना है तो वो स्ट्रक्चर जो कि लार्वल स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट थे उनकी जरूरत नहीं है। तो लार्वल टिश्यू के लार्वल स्ट्रक्चर का डी जनरेशन होता है, तब जाके वो अडल्ट स्ट्रक्चर बनना शुरू होंगे। और फॉर्मेशन होता है अडल्ट ऑर्गन का, क्योंकि हमें लार्वल स्टेज को अडल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है वो आपको इंसेक्ट में देखने को मिल सकती है, एम्फीबियंस में, मोलस्कस में, इकाइनोडर्म्स में और कुछ फिशेस में भी जो है वो मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलता है। तो मेटामॉर्फोसिस के फीचर क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा फीचर कि एक तो डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस, यानी कि लार्वा और अडल्ट जो होते हैं वो बहुत अलग अलग दिखते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी बटरफ्लाई का, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें आप देखोगे कि एक लार्वा स्टेज यानी जो कैटरपिलर स्टेज होता है वो उसके अडल्ट फेज से एकदम अलग दिखता है। और उसी कन्वर्जन में मतलब आप देख के बटरफ्लाई को बोल नहीं सकते कि उसका जो इनिशियल फेज यानी लार्वल स्टेज है वो कुछ ऐसा दिखता होगा। तो टिश्यू रिमॉडलिंग होती है, यानी जो लार्वा टिश्यू होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और जो अडल्ट टिश्यू होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना है, अडल्ट बनाना है। तो जब लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें अडल्ट की टिश्यू का फॉर्मेशन होगा और लार्वल की टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है जो इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें और एक बेसिक सी बात है कि मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली में क्या है। तो इसी वजह से जो है ये मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को रीएक्टिवेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है।
तो जब मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो मेरे पास जो है ना कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि अगर मैं सिंपली जो है डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो डेवलपमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब कोई यंग वन हो और वो अपने अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल आप ह्यूमन बींग्स का ले सकते हैं। ह्यूमंस का एग्जांपल लो तो जैसा ह्यूमन यंग स्टेज में दिखेगा वैसे ही अडल्ट स्टेज में भी दिखता है। यानी कि अगर यंग स्टेज में उसके पास एक नाक है, दो आंख है, दो कान है, ठीक है, दो हाथ है, तो अडल्ट फेज में भी यही स्ट्रक्चर होगा, है ना। वो थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा लेकिन डेवलपमेंट कैसा होगा वैसा ही होगा। यानी जो सॉरी यानी जो यंग वन होगा वो कैसे होगा, वो अपने अडल्ट की तरह दिखेगा। अडल्ट वाला जो फीचर होगा वो जो है उसके यंग में भी प्रेजेंट होगा, और आप देख के बोल सकते हो कि यस ये जो है ऑर्गेनिज्म सेम है, ठीक है। लेकिन जब एक इनडायरेक्ट आता है, ये पहला क्या हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट, और दूसरा आता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि लार्वल स्टेज होती है, लार्वा स्टेज जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है वो इनिशियल स्टेज से अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज एकदम अलग अलग होते हैं। उनको देख के आप नहीं बोल सकते कि ये जो अडल्ट है इसका जो इनिशियल स्टेज है वो कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप देख के नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो लार्वा स्टेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी मदद से वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो होती है प्रोसेस उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, नो मेटामॉर्फोसिस। और जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस होता है, एंड इसी की रिजल्ट की वजह से जो है आपको एक कंप्लीट अडल्ट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस की। तो कितना चेंजेस है, मतलब किस लेवल का चेंजेस है, उसके बेसिस पे हम इसको तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ए मेटाबोलिस जिसमें कि बहुत ही ज्यादा कम या फिर ना के बराबर मेटामॉर्फोसिस होता है। दूसरा है हेमी मेटाबोलिस जिसमें कि इनकम्प्लीट और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका होलो मेटाबोलिस जिसमें एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, यानी कि जो उसका इनिशियल स्टेज होगा वो एकदम ही अलग होगा उसके अडल्ट स्टेज से, ठीक है। कैसे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो पहला है ए मेटाबोलिस। ए मेटाबोलिस में ऐसे इंसेक्ट आते हैं, ऐसे इंसेक्ट का डेवलपमेंट देखा जाता है जिनमें कि ना के बराबर जो है मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि जो उनका इनिशियल फॉर्म होता है अडल्ट फेज भी वैसा ही दिखता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है एग है, ठीक है, ठीक है, एक इंसेक्ट है, इसका ये एग है और ये है इसका इनिशियल फॉर्म, है ना। यानी कि अर्ली टाइम पे ये जो है इसका इनिशियल फॉर्म है, इसको हम निम्फ बोलते हैं। ये इसका जुवेनाइल फेज है जो एकदम यंग होता है या एकदम नया नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है, वो ऑर्गेनिज्म जब अपने बचपन में होता है तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। तो ये निफ जो है इसका जुवेनाइल फेज है, और जब ये अडल्ट बनता है तो ये इस तरीके से दिखता है। तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, एग, जुवेनाइल, अडल्ट। अब आप देखोगे कि इसका जो जुवेनाइल फेज है यानी जो निफ वाला स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अडल्ट से कितना ज्यादा सिमिलर खाता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, साइज बड़ा है लेकिन ऑर्गेनिज्म एकदम सेम है। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस यानी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो निफ होता है वो इमेच्योर होता है, और उसमें क्या होता है, सिंपली जो होता है साइज इंक्रीज हो जाता है, उसमें कुछ ऐसे बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। और अगर मैं ए मेटाबोलिस की बात करूं तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये सिल्वर फिश, इसको बोलते हैं सिल्वर फिश, और इसको बोलते हैं स्प्रिंग टेल। ये दो ऐसे इंसेक्ट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें ए मेटाबोलिस टाइप का डेवलपमेंट देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कि एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज चेंज होती है तो उसको बोलते हैं मोल्टिंग। मतलब ये अपने जुबिनाइल फेज से जब अडल्ट फेज में जाएगा तो इस फेज में जाने को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग, राइट। ये सिंपल है। तो मोल्टिंग का मतलब सिंपल इतना होता है। नेक्स्ट है आप देख लो हेमी मेटाबोलिस। तो हेमी मेटाबोलिस में क्या आ रहा है, हेमी मतलब कुछ एक्सटेंट तक यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं इसमें इनकम्प्लीट और पार्शियल मेटामॉर्फोसिस होता है,
यानी इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ स्टेजेस होती है, वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है, एग, निफ और अडल्ट। अडल्ट को इमेगो भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्यूपा स्टेज नहीं होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो एग होगा, फिर ये अर्ली निफ बनेगा, फिर ये लेट निफ बनेगा, लेकिन होगा निफ का स्टेज ही, और फिर ये अडल्ट बन जाएगा। तो अगर आप, ये क्या है, इसका इनिशियल फॉर्म है और ये इसका फाइनल फॉर्म है, ठीक है, फाइनल स्ट्रक्चर है। आप देखोगे तो इनमें कुछ हद तक आपको सिमिलरिटी दिखेगी, यानी मोर देन 50% इन दोनों में आपको सिमिलरिटी दिख रही है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं इस इनिशियल फॉर्म को अडल्ट फॉर्म में, फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, यहाँ पे कुछ चेंजेस देखे गए हैं, लेकिन ये चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ हद तक है, ठीक है। तो ये जो है ग्रेजुअल चेंजेस है, और इसीलिए, और ये जो है इस फेज से जब इस फेज में कन्वर्ट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होने को मोल्टिंग बोलते हैं। तो जो फाइनल वाला रिजल्ट होगा आप उसमें देखोगे कि विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ये जो फाइनल मोल्ट बना है। और इस तरह का डेवलपमेंट जो है आप कुछ ऑर्गेनिज्म में देख सकते हो, जैसे कि ग्रास हॉपर और बग्स। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेमी मेटाबोलिस टाइप का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका होलो मेटाबोलिस डेवलपमेंट। अब होलो मेटाबोलिस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और ये इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 स्टेजेस में होती है, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। एग के बाद लार्वल स्टेज, लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज, फिर अडल्ट स्टेज जिसको इमिगो स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है एग वाला स्टेज है, फिर ये है कैटरपिलर, यानी ये है इनिशियल फॉर्म, क्योंकि एग में क्या है, एग तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है बेसिकली। तो ये बन रहा है कैटरपिलर, कैटरपिलर से बनता है ये प्यूपा, और प्यूपा से बनता है अडल्ट। तो ये है इसका इनिशियल फॉर्म, और ये है अडल्ट इसका फाइनल फॉर्म। देखिए कि इसके इनिशियल फॉर्म और इसके अडल्ट फॉर्म में कितना ज्यादा डिफरेंस है, यानी इसमें कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है, तब जाके इसका इनिशियल फॉर्म जो है अडल्ट फेज में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो लार्वा होता है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटली डिफरेंट होता है अपने अडल्ट फेज से, और यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब एक इंसेक्ट मैच्योर होता है तो वो इस तरह से अडल्ट फॉर्म गेन करता है, और इसका अडल्ट फॉर्म देख सकते हैं आप कि कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो ये जो कैटरपिलर स्टेज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज भी बोलते हैं। तो क्या होता है, पहले एग है, फिर लार्वल स्टेज आता है, फिर प्यूपा स्टेज आता है, और फिर एक कंप्लीट अडल्ट बनता है, ठीक है। तो जो कैटरपिलर स्टेज होती है ना, ये जो लार्वल स्टेज या कैटरपिलर स्टेज बोलोगे, ये एक फीडिंग और ग्रोथ फेज होती है, यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा फीड करता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है और ग्रो करता है, ठीक है। प्यूपा में रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्योंकि इसको अब अडल्ट में कन्वर्ट होना है इसलिए। तो यहाँ पे मोल्टिंग होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट हुआ तो ये भी कहलाएगा मोल्टिंग, ठीक है। और उसके बाद अडल्ट से प्यूपा से जब अडल्ट में कन्वर्ट होना है तो इसको भी हम बोलेंगे मोल्टिंग, ठीक है। तो मोल्टिंग स्टेज होगी। अब जब प्यूपा को मोल्टिंग करके अडल्ट में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे वो फीचर आने चाहिए जो कि अडल्ट के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे होता है रीऑर्गेनाइजेशन, और इस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से अडल्ट स्ट्रक्चर बनता है, और ये अडल्ट स्ट्रक्चर जो होता है ये इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है रिप्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे जो मेन चीज है कि लार्वा स्टेज जो है फीडिंग स्टेज होती है, प्यूपा में रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और अडल्ट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल के लिए, ठीक है। अगर इन तीनों को मैं एक साथ दिखाऊं कि कैसा है, तो देखिए इन तीनों का डेवलपमेंट आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। चलिए इसका कलरफुल डायग्राम आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है ए मेटाबॉलिस डेवलपमेंट, जिसमें ये इसका इनिशियल फेज है और ये इसका फाइनल फेज है। देखिए कि इनिशियल फेज में प्रोनिफ बन रहा है, जो कि अडल्ट स्टेज में देखिए कि मोर और लेस इनमें कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। ये जो इसका इनिशियल स्ट्रक्चर है वो फाइनल स्ट्रक्चर की जैसे एकदम सिमिलर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, ए मेटाबॉलिस में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, ठीक है। ए मतलब होता है एब्सेंट। नेक्स्ट है आपका हेमी मेटाबॉलिस, जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें देखिए ये इसका इनिशियल स्ट्रक्चर है, प्रोनिफ बन रहा है, फिर निफ स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर निफ, तो निफ स्ट्रक्चर में इंस्टार 1, इंस्टार 2, इंस्टार 3 ये, और फाइनली ये जो है अडल्ट स्ट्रक्चर। तो आप देखिए कि ये जो इनिशियल स्ट्रक्चर है यहाँ से ये फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं लेकिन बहुत कम चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये हेमी मेटाबॉलिक डेवलपमेंट।
लेकिन जैसे ही हम होलो मेटाबोलिस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये इसका इनिशियल स्ट्रक्चर है और ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें कितना ज्यादा चेंजेस है। ये लार्वा स्टेज है जिसमें इंस्टार 1 इंस्टार 2 बन रहा है, फिर 3 4 ऐसे करके इंस्टार फेस होगी और ये बनेगा यहाँ पे फाइनली क्या होगा, मोल्टिंग होगी, प्यूपा का स्ट्रक्चर बनेगा और फिर प्यूपा से अडल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि इनिशियल स्ट्रक्चर इसका फाइनल स्ट्रक्चर से कितना अलग है। ये फाइनल स्ट्रक्चर और इनिशियल स्ट्रक्चर में कितने सारे चेंजेस आए और वही सारे चेंजेस तो मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लीट अडल्ट का स्ट्रक्चर ले पाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ लार्वल स्टेज। ठीक है, अब लार्वा स्टेज जो होती है, कैटरपिलर स्टेज, इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है फीडिंग एंड ग्रोथ। ठीक है, फिर आता है प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो लार्वल टिश्यू होते हैं उनका होने लग जाता है हिस्टोलाइसिस। हिस्टोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। तो लार्वा टिश्यू जो है ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे और अडल्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाएगा। और ये जो फेज है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं अडल्ट स्ट्रक्चर। अडल्ट स्ट्रक्चर को हम इमिगो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, और अडल्ट स्ट्रक्चर जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसका जो पर्पस होता है वो रिप्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा डिस्कशन पूरा कंप्लीटली जो है होमो मेटाबोलिस इंसेक्ट के रिगार्डिंग होगा, यानी ऐसे इंसेक्ट जिसमें कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, एक कंप्लीट। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, ग्रोथ होता है, मोल्टिंग होती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन होता है अडल्ट टिश्यू का और लार्वल टिश्यू को डीजनरेट किया जाता है, यानी लार्वल टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और अडल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें बहुत ही रेगुलेटेड वे में चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक लार्वल स्टेज है। ठीक है, इस लार्वल स्टेज से ये कन्वर्ट होगा प्यूपा स्टेज में। ठीक है, और फिर प्यूपा स्टेज से ये कन्वर्ट होगा अडल्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस जब ये लार्वल स्टेज से प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट होगा तो इसी को तो हम बोलेंगे मोल्टिंग। ठीक है, अब ये प्यूपा स्टेज से जब अडल्ट फेज में कन्वर्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे मोल्टिंग। ठीक है, और जब ये लार्वल स्टेज में रहेगा तो लार्वल स्टेज में लार्वल टिश्यू बनेंगे और लार्वल टिश्यू का होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब ये प्यूपा स्टेज में होगा तो प्यूपा स्टेज के टिश्यू बनेंगे और प्यूपा स्टेज के टिश्यू के जो है डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं जो इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स कौन से हैं, एक का नाम है एक डायसोन और दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन। ये दो हार्मोन है जो मोल्टिंग और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं। यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लार्वा से अडल्ट तक बनने की जो कहानी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अडल्ट से कंप्लीट एक फाइनल रिजल्ट के रूप में अडल्ट स्ट्रक्चर बनना है, वो रेगुलेट होता है दो इंपॉर्टेंट हार्मोन से। एक है आपका एकाइडोन सोन और दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन। अगर मैं इस हार्मोन का फुल फॉर्म आपको बताऊं तो ये हार्मोन है स्टीरॉयड 20 हाइड्रोक्सी इक्डायसोन, जिसको हम 20E भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोल्टिंग के लिए। ठीक है, और जो जुवेनाइल हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, अब देखो मोल्टिंग का मतलब है कि एक स्टेज को दूसरे स्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा है और डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वो जिस स्टेज में है वहां के टिश्यू का फॉर्मेशन करना, फंक्शन गेन करवाना। ठीक है, तो एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीज नहीं हो सकती कि मोल्टिंग भी हो और डिफरेंशिएशन भी हो। तो मान लीजिए कि जब ये लार्वल स्टेज में था और यहाँ पे जो है यहाँ के टिश्यू को डिफरेंशिएट करना है, लार्वल एक्टिविटी करनी, तो यहाँ पे जो हार्मोन होगा वो होगा जुवेनाइल हार्मोन और इसका जो एक्टिविटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जुवेनाइल हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाएगा और इस स्टेज में अभी क्योंकि मोल्टिंग नहीं करना है तो मोल्टिंग वाला जो हार्मोन है जिसका नाम है 20E, ये कैसा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा।
ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्यूपा बनने वाले जो टिश्यू है वो बनेंगे, वो फंक्शन गेन करेंगे। तो यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन का जो डिफ्रेंसिएशन करवाएगा वो हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जो हार्मोन मोल्टिंग करवाएगा जैसे कि 20 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है। अब मोल्टिंग जब करना है, जब मोल्टिंग करना है कि लार्वा से प्यूपा में जाना है, तो यहाँ पे मोल्टिंग वाले हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, और मोल्टिंग वाला हार्मोन क्या है 2E, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जो डिफ्रेंसिएशन करवाएगा यानी कि जुवेनाइल हार्मोन, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे प्यूपा से जब अडल्ट में जाना है तो मोल्टिंग करना है, तो 2E का कॉन्सेंट्रेशन अगेन बढ़ जाएगा, और जो जुवेनाइल हार्मोन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इन दोनों हार्मोन्स की रेगुलेशन की वजह से हमको लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन अडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है। चलो अब इसी हार्मोन को, इस हार्मोन का कैसे रेगुलेशन है वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो अगर मैं हार्मोन कंट्रोल की बात करूं इंसेक्ट मेटाबॉलिज्म में, मेटामॉर्फोसिस में, तो यहाँ पे 3 मेजर हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से 3 मेजर हार्मोन्स होते हैं? एक होता है PTTH हार्मोन। अब ये PTTH हार्मोन का जो फुल फॉर्म है वो होता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। दूसरा हार्मोन होता है हमारा एक डायसोन हार्मोन, जिसको हमने क्या बोला था 20E बोला था। ठीक है। थर्ड वाला जो हार्मोन है वो है जुवेनाइल हार्मोन। 3 हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन मिलके कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट का मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो चलिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। ठीक है। तो स्टोरी कैसी होती है कि सबसे पहले क्या होता है, जो आप ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में कुछ सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स का नाम होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं PTTH, यानी इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ये है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं PTTH हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, आगे जाके एक्ट करेगा और एक डायसोन को यानी कि मोल्टिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो होता क्या है कि ये जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, और इसके स्टिमुलेशन की वजह से ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है ये रिलीज करता है आपका मोल्टिंग हार्मोन यानी कि एक डायसोन। और एक डायसोन क्या है, ये एक मोल्टिंग हार्मोन है, तो ये क्या करवाएगा, मोल्टिंग करवाएगा। ठीक है। और कैसा सिग्नल जनरेट करेगा, मोल्टिंग का सिग्नल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो ब्रेन की सेल्स है वो रिलीज करती है PTTH को। अब ये जो है वो स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या करता है, एक डायसोन को रिलीज करवाता है, यानी कि मोल्टिंग सिग्नल मिलता है। और जैसे ये मोल्टिंग सिग्नल मिलेगा तो क्या होगा, मोल्टिंग होगा, यानी कि लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसी को तो हमने 20E बोला था। तो जब ये रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, मोल्टिंग करवाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्रेन से ही जो है कुछ सेल्स हैं ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है कॉर्पोरा अलाटा, ये सिक्रीट करती है, जो कॉर्पोरा अलाटा है ये सिक्रीट करती है डिफरेंशिएटेड सिग्नल यानी डिफरेंशिएटेड हार्मोन, जिसको नाम है जुवेनाइल हार्मोन। ये जुवेनाइल हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके डिफरेंशिएटिंग सिग्नल देगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि अगर प्यूपर स्टेज में है तो वहां पे प्यूपर टिश्यू जो है अच्छे से फंक्शन कर पाए, उन टिश्यूज का सेल्स का डिफरेंशिएशन हो, ये सिग्नल देगा आपका डिफरेंशिएटिंग सिग्नल। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हार्मोन है, इन तीनों हार्मोन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने में। ठीक है। तो ये जो है JH हार्मोन जो है इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पोरा अलाटा। ठीक है। और ये क्या है, एक डिफरेंशिएटेड हार्मोन है जो जिसका रोल होता है कि किस तरह का मोल्ट होना है, किस तरह का मोल्टिंग करवाना है, इसको डिटरमाइन करता है। किस तरह का मोल्टिंग मतलब अगर ये प्यूपा में ये हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा है तो ये प्यूपा में डिफरेंशिएट होगा, यानी वहां की सेल्स को हेल्प करेगा कि प्यूपा का फंक्शन करे। फिर उसके बाद जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मोल्टिंग हार्मोन की जरूरत होगी जो इसको अडल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंप्लीट बेसिस पे हमने इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।